अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब लोगों को आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम जिस तारीखी शख्सियत के बारे में बात करेंगे उसने बिल्कुल कम उम्र में 33 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की और आधी से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत की। आप इसको दुनिया का एक अजीम जर्नैल कह सकते हैं, आप इसको दुनिया का एक बड़ा जंगजू कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा बादशाह कह सकते हैं। मगरबी दुनिया इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट, जबकि मशरकी दुनिया इसको सिकंदर आजम के नाम से जानती है। 20 जुलाई 356 कबल मसीह में सिकंदर यूनान की रियासत मैसिडोनिया के शहर पेला में पैदा हुआ। सिकंदर के बाप का नाम फिलिपदोम था जो कि मैसिडोनिया का बादशाह था, जबकि उसकी माँ का नाम ओलंपस था। फिलिप की इसके अलावा और भी बीवियां थीं, लेकिन ओलंपस को तारीख ने सिर्फ इसलिए याद रखा क्योंकि वो सिकंदर की माँ थी। सिकंदर को बचपन में ही उसके बाप फिलिप ने शहर से दूर भेज दिया ताकि उसकी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा हो सके। उसके बाद 10 साल की उम्र में सिकंदर को लियोनार्डस की शागिर्दी में दे दिया गया, जो कि उसकी माँ का रिश्तेदार था। उसके बाद सिकंदर को दुनिया का अजीम फलसफी अरस्तू की शागिर्दी में दे दिया गया। सिकंदर ने 16 साल की उम्र तक अरस्तू की शागिर्दी इख्तियार की। वहां उसको कुछ दोस्त भी मिले जो कि बाद में आगे चलकर उसकी फौज के जर्नैल बने। उसमें पेटोलमी, हेफास्टियन और कैसेंडर शामिल थे। इसी दौरान फिलिप ने उसके लिए एक घोड़ा खरीदा। घोड़ा किसी को अपने ऊपर सवारी करने नहीं दे रहा था। सिकंदर ने सबके सामने सवारी करके लोगों को हैरान कर दिया। फिलिप ने सिकंदर को उठाया और कहा, मेरे बेटे, तुम जरूर दुनिया में एक बड़ी सल्तनत कायम करोगे। मैसिडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। फिलिप ने यूनान की दीगर रियासतों को साथ मिलाकर मैसिडोनिया को मजीद वुसअत दी और इस तरह तकरीबन यूनान की सबसे बड़ी रियासत मैसिडोनिया बन चुकी थी। 336 कबल मसीह में फिलिप के एक बॉडीगार्ड ने फिलिप को कत्ल कर दिया और यूं सिकंदर 20 साल की उम्र में मैसिडोनिया का बादशाह और अपने तख्त का वारिस बन गया। सिकंदर ने तख्त पर बैठते ही सबसे पहले उन लोगों को मरवाया जिसके बारे में सिकंदर को यह खतरा था कि वो उसके तख्त के दावेदार बन सकते हैं या मुस्तकबिल में उसकी हुकूमत के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इस तरह सिकंदर ने अपने एक कज़न मैसिडोनिया के 2 शहजादे और अपनी एक सौतेली बहन को कत्ल करवा दिया। फिलिप की मौत की खबर सुनकर यूनान की मुख्तलिफ रियासतों ने बगावत की, लेकिन सिकंदर की बरवक्त कार्रवाई से बगावत को कुचल दिया गया। थीस की बगावत में सिकंदर ने सरेआम लोगों को कत्ल करवाया और सारा शहर मस्मार कर दिया। ये नतीजा देखकर मजीद फिर किसी रियासत को बगावत करने की जुर्त ना हो सकी। जब सिकंदर मैसिडोनिया के तख्त और हुकूमत की तरफ से मुतमिन हो गया तो वो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी मुहिम को लेकर एशिया की तरफ निकल खड़ा हुआ। सिकंदर से पहले मुख्तलिफ यूनानियों ने एशिया को फतह करने और एशिया पर हुकूमत करने के ख्वाब देखे थे, लेकिन कोई भी अपना ख्वाब पूरा न कर सका। सिकंदर पहला यूनानी था जिसने एशिया पर हमला किया, एशिया को फतह किया और यहाँ पर हुकूमत भी की। यहाँ से सिकंदर ने एशिया माइनर की तरफ सफर शुरू किया, जिसे हम एशिया कोचक भी कहते हैं। ये वो जगह थी जहां पर्शियन सल्तनत और मैसिडोनिया की सल्तनत की सरहदें आपस में मिलती थी। सिकंदर जब इस रास्ते से पर्शियन एम्पायर के अंदर दाखिल हुआ तो फारसी फौजों ने उसका रास्ता रोकने के लिए उस इलाके में आग लगा दी ताकि वो सिकंदर की पेशकदमी को रोक सके। लेकिन सिकंदर मुसलसल आगे बढ़ता गया और यूं 334 कबल मसीह में द रिवर ऑफ ग्रेनिकस के मकाम पर सिकंदर और फारसी फौजों का आमना सामना। सिकंदर की भरपूर जंगी हिकमत अमली और उसकी फौज की बहादुरी से सिकंदर ये जंग जीतने में कामयाब हो गया। फारसी सल्तनत के खिलाफ सिकंदर की ये पहली जंग थी और सिकंदर की ये फतह उसके लिए एक बहुत बड़ी फतह थी। सिकंदर भी चाहता था कि वो फारसी सल्तनत को एक फैसला कुन शिकस्त देने के बाद पूरी सल्तनत पर काबज हो सके। सिकंदर ने पर्शियन फौजों को द रिवर ऑफ ग्रेनिकस के मकाम पर शिकस्त दी और वो आगे बढ़ा। फारसी फौजें सिकंदर से शिकस्त खाने के बाद पीछे हटी। ड्राइस के पास अभी भी बहुत सा इलाका था, लिहाजा उसने दोबारा फौज की तैयारी शुरू कर। सिकंदर द रिवर ऑफ ग्रेनिकस की जंग को फतह करने के बाद दूसरे शहरों को फतह करने के लिए आगे की तरफ बढ़ा और उसने सारदस के शहर को फतह किया, जिसके गवर्नर ने बगैर जंग के हथियार डाल दिए। और यूं सिकंदर मेडिटेरियन के साहल के साथ साथ दीगर शहरों को फतह करता हुआ आगे की तरफ जा रहा। लिहाजा सिकंदर फेरिजिया, सालिसिया से होता हुआ गार्डियम तक। गार्डियम में उसको एक गिरह दिखाएगी जिसके बारे में मशहूर था कि जो इस गिरह को खोलेगा वो पूरे एशिया पर हुकूमत करेगा। सिकंदर ने तलवार के साथ उसके 2 टुकड़े कर दिए। Alexander simply took his sword and sliced it in half. 18 महीने के बाद सिकंदर नूर माउंटेन को क्रॉस करता हुआ सूस के मकाम पर पहुंचा, जहां पर ड्राइस एक बड़ी फौज के साथ सिकंदर का इंतजार कर रहा था। लिहाजा सूस के मकाम पर साहल के बिल्कुल 6 किलोमीटर के इलाके में सिकंदर और पर्शियन फौजें आमने सामने। इस दफा ड्राइस अपनी फौज को खुद लीड कर रहा था। सिकंदर की जंगी हिकमत अमली एक दफा फिर काम आई
اور سکندر کی فوج بے جگری سے لڑی۔ سکندر خود بھی اس بہادری سے لڑا کہ وہ پرشین فوجوں کو چیرتا ہوا ڈرائس کے سامنے جا پہنچا۔ ڈرائس نے جب جنگ کے دوران سکندر کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ بالکل حیران رہ گیا، اور اس طرح ڈرائس اپنی بیوی اور ماں اور 3 بچوں کو چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ سکندر کی پرشین فوجوں کے خلاف یہ دوسری بڑی فتح تھی، اور سکندر نے ڈرائس کے خاندان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ فارسی فوج کو دوسری بڑی شکست دینے کے بعد سکندر اس کے بہت سے علاقے پر قابض ہو چکا تھا، لہذا یہاں سے سکندر میڈیٹرینین سی کے ساتھ ساتھ سکندر نے مزید علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا اور بہت سے شہروں کو فتح کیا۔ اسی دوران ٹائر کا شہر آیا جس نے سکندر کے ساتھ تھوڑی سی مزاحمت کی، لیکن تھوڑی سی جنگ کے بعد آخرکار سکندر وہ شہر فتح کرنے میں بھی کامیاب ہوا۔ یہاں سے سکندر شام کی طرف گیا، وہاں سے مصر، اور مصر کے ساحل پر سکندر نے ایک نیا شہر بسایا جس کا نام اس نے اپنے نام پر الیگزینڈر۔ وہاں سے سکندر لیبیا اور سیوا ڈیزرٹ کی طرف گیا۔ سیوا ڈیزرٹ سے سکندر نے واپسی کا سفر شروع کیا اور وہ ٹائر شہر تک آیا۔ ٹائر شہر سے وہ فارسی سلطنت کے بیچوں بیچ سفر کرتا ہوا گوگومیلا کے میدان پر پہنچا، جو کہ آج کے عراقی کردستان موصل شہر پہ واقع ہے۔ یہاں پہ پہلے ہی فارسی فوج ڈرائس کی سرکردگی میں سکندر کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ڈرائس کے لیے آخری موقع تھا کہ وہ سکندر کو روک سکتا اور اپنی سلطنت کو بچا سکے۔ اسی طرح سکندر کے لیے بھی یہ آخری موقع تھا کہ وہ ڈرائس کو فتح کن شکست دینے کے بعد پوری سلطنت پر قابض ہو سکے۔ لہٰذا گوگومیلا کے میدان میں ڈرائس اور سکندر کی فوج ایک دفعہ پھر آمنے سامنے ہوئی۔ ایک بہت ہی خونریز جنگ کے بعد سکندر آخرکار ڈرائس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا اور ڈرائس میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس طرح فارسی سلطنت اپنی آخری جنگ بھی ہار چکی تھی، اور 22 سال کا سکندر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور پرشین امپائر کا بادشاہ بن چکا تھا۔ فارسی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد سکندر بابلون اور سوسا کے شہر میں داخل ہوا، جہاں پر لوگوں نے اس کا بھرپور استقبال کیا، لیکن اس کے باوجود سکندر نے مسلسل ڈرائس کا پیچھا کیا، اور آخرکار ڈرائس کو اس کے اپنے ہی کسی فوجی نے قتل کر دیا، اور سکندر نے ڈرائس کو شاہی مقبرے میں دفنانے کا آرڈر دیا۔ فارسی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد سکندر نے اس کا انتظام و انصرام سنبھالا، اور اس کے بعد سکندر نے مشرق کی طرف ہندوستان کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ہندوستان میں سکندر کی جنگیں فارسی سلطنت سے بالکل مختلف تھیں۔ ہندوستان کے تمام سفر اور اس کی جنگوں کا احوال ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ سے شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔